बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन में आप सबका स्वागत है। ये मौसम है ठंड का और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और ये जो ठंडी हवाएं हैं ये हमें यानी कि इंसानों को तो नुकसान पहुंचाती ही हैं, साथ ही साथ हमारे पशुधन को भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। उनके शरीर का तापमान गिर जाता है और कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है और इस मौसम में हमारी फसलों को भी समसामयिक देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। आज बातें करेंगे इसी संबंध में, लेकिन पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुदान पर कई सुविधाएं हैं उपलब्ध। अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए ले सकते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभ। कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा बहार। अब समाचार विस्तार से। गुमला में मछली पालन को रोजगार के रूप में स्थापित और प्रचलित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मछली उत्पादन और मछली पालन व्यवसाय से जुड़ी करीब 47 तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सभी सुविधाओं पर अलग अलग दर से अनुदान देने का प्रावधान है। गुमला के मछली पालक इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने जिला के मत्स्य कार्यालय में 31 जनवरी तक आवेदन दे सकते हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य में दलहन और तेलहन की खेती के लिए किसानों को 40 से 50% अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि यंत्रों में पावर नैपसेक स्प्रेयर, मैनुअल स्प्रेयर, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, साधारण हल, सीड स्टोरेज बीन, सीड ट्रेनिंग ड्रम, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट, पाइप और रेनगन शामिल है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। गौपालक भाइयों, इस मौसम में गायों के बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर दूध उत्पादन के लिए अनुशंसित मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण दें। ठंड के मौसम में खुद अपने खेत में बरसीम, जई और नेपियर घास की खेती करके हरा चारा का इंतजाम कर सकते हैं। गौपालक भाइयों, गायों के दूध उत्पादन बढ़ाने में हरा चारा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि शारीरिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और रोगरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए सूखा चारा और पौष्टिक दाना देना बहुत जरूरी है। हरा चारा प्रतिदिन 5 से 10 किलोग्राम दे, जबकि दाना मिश्रण 1.5 से 2 किलोग्राम दे। बरसीम, जई और नेपियर जैसा घास बहुवर्षीय हरा चारा है, जिससे 3 से 4 वर्षों तक उपज ले सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप जो है ठंड के मौसम में हैं, जो बरसीम ले लें, जई ले लें और साथ में नेपियर ग्रास, दीनानाथ ग्रास आप लगा के 3 से 4 सालों तक यह हरा चारा का प्रबंधन अपने पशुओं के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। साथ में आप कॉन्सनट्रेट और सूखे चारे अवश्य खिलाएं। तीनों की मात्रा बराबर रहने पे आप देख सकते हैं कि तीनों कॉन्सनट्रेट अगर हरा चारा है जो उसको आप 5 से 10 किलो प्रतिदिन दें और कॉन्सनट्रेट जो है दाना मिश्रण जो आता है 1.5 से 2 किलो प्रतिदिन अपने गायों को दें और उस साथ में सूखे चारे का प्रयोग करें। इससे जो है दुग्ध उत्पादन में आपकी वृद्धि होगी, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लत्तेदार सब्जी फसल कद्दू की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए फरवरी तक बुआई कर सकते हैं। झारखंड में कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा नवीन या अर्का बहार लगाएं। कद्दू की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर लगाए। थाला बनाकर बीज बोए। प्रति थाला 3 से 5 बीज बोए। बुआई में कतारों और पौधों के बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद पूसा नवीन या अर्का बहार लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
किसान भाई, आप यदि मूंगफली की खेती करते हैं तो छिलके से दाना को अलग करने के लिए कृषि उपकरण ग्राउंडनट डिकोर्टिकेटर की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में कीट नियंत्रण के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, आप किसी भी मौसम में मिर्च फसल की खेती करें। इसे रोग और कीटों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। इसके लिए प्रति किलोग्राम बीज की दर से 5 मिलीलीटर सूडोमोनास फ्लोरोसेंस सॉल्यूशन दवा का उपयोग करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो हम बातें कर रहे थे कि ठंड का मौसम है और हमारे पशुधन को विशेष देखभाल की ज़रूरत है। कैसे करें हम अपने दुधारू पशुओं की देखभाल ताकि उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। क्या रहेगा उनका आहार प्रबंधन, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। जोहार कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं का देखभाल एवं आहार एवं आवास का प्रबंधन कैसे करें। इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर आलोक कुमार पांडे। आप लोग पशुपालन कर रहे हैं, गोपालन कर रहे हैं और ठंडा जिस तरह से अभी अचानक बढ़ रहा है, इस ठंड के मौसम में हमें अपने पशुओं का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर अपने जानवरों को रखे हैं और उसके लिए शेड बना के रखे हैं तो आपने शेड जनरली एस्बेस्टस का शेड बनाया हुआ होगा। एस्बेस्टस का शेड बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, या टीन का छप्पर आपने लगाया हुआ है वो भी ठंडा हो जाता है। तो आप उसमें कम से कम पुआल का एक कुशन लगा दीजिए कि पुआल ऊपर में लगा देते हैं तो उससे थोड़ा सा ठंड से राहत मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बहुत सारा भाग जो खुला हुआ भाग होता है उसमें से ठंडी ठंडी हवा आती है जो हमारे पशुओं को परेशान कर सकती है। तो उन सब जगहों पर आप जो बोरा लगा दें, जो टाट आता है वो लगा दें, तो उससे उनको डायरेक्ट जो ठंडा मिलना है वो नहीं मिलेगा। अगर आप चराने के लिए ले जाते हैं तो चराने में एकदम बिल्कुल ध्यान रखिए कि एकदम ठंडे में ना निकला जाए। थोड़ा धूप जब निकल जाए तब उसको चराने के लिए निकलें, क्योंकि थोड़ा धूप नहीं रहेगा, आप अगर चराने के लिए ले जाते हैं तो फिर वहाँ हमारे पशुओं को ठंड लग सकती है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम उसको 10 बजे 9 बजे जब भी धूप आ जाती है तब हम उसको ले जाएंगे, और जब तक धूप है तब तक हम फिर वापस लेके आ जाए उसको। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे किसान भाई, आप जो पानी देते हैं वो पानी देने में एकदम ठंडा पानी मत दीजिए। पशुओं को ठंडा पानी देने से उनको वही फिर ठंड लग जाएगी। फिर एक बार जब ठंड लग जाएगी तो बुखार होगा, फिर उसके बाद परेशानी होगी। फिर उनको पानी जो देना है उसको गर्म करके, थोड़ा सा गर्म करके पानी, अगर थोड़ी देर में धूप में अगर पानी रहेगा तो अपने आप गर्म हो जाता है। तो धूप लगा हुआ पानी अगर मिल रहा है, सुबह सुबह जो पानी देना है उसको ध्यान रखना है कि एकदम ठंडा पानी नहीं देना है, उसको थोड़ा सा सुसुम करके दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे किसान भाई, आप जानते हैं कि जाड़े के दिन में जैसे हम लोगों के खाने की आवश्यकता बढ़ जाती है, उसी तरह से हमारे पशुओं को भी खाने पीने की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है। उनको खान पान पर अभी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आप उनको तीनों चीज़ जो उनको खिलाना है, उनको सूखा चारा भी दें, उनको हरा चारा भी दें और उनको दाना मिश्रण भी दें।
सूखा चारा में आप पुआल कुट्टी जो भी देते हैं आप उसको प्रचुर मात्रा में दीजिए। हरा चारा में आज के दिन में अगर आप हरा चारा लगाते हैं तो बरसीम, लूसर्न, ये जई, ये अभी खास करके इस समय में यहाँ पर लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप उसको खिलाएंगे तो हमारे पशुओं का दूध जो है वो मेंटेन रहेगा, बल्कि दूध बढ़ेगा भी। और तीसरी जो चीज़ है जो कि उसमें हम दाना मिश्रण जो बनाते हैं, दाना मिश्रण बहुत ही ज़रूरी है। और दाना मिश्रण जो खिलाना है उस दाना मिश्रण में मुख्यतः कोई भी अनाज होता है, लेकिन अनाज के रूप में आप मकई का दर्रा ले लीजिए। दूसरा उसके साथ में दाल चुन्नी होती है, वो दाल चुन्नी लगा लीजिए। फिर उसमें बादाम की खल्ली, वो बादाम की खल्ली उसमें डाल दीजिए। और उसमें चोकर, गेहूं का चोकर जो है वो मिला दीजिए। और इन सबको मिलाने के बाद थोड़ा सा उसमें नमक और खनिज मिश्रण ये मिलाने के बाद ये दाना मिश्रण तैयार होता है। और दाना मिश्रण जो देते हैं उनको 2.5 किलो दूध के लिए, गाय को 2.5 किलो दूध के लिए 1 किलो दाना मिश्रण की आवश्यकता होती है। तो अगर आपकी गाय 10 किलो दूध दे रही है तो 4 किलो दाना मिश्रण की आवश्यकता होगी, उनको देना होगा। तो इनको जब भी हम देते हैं 2 बार, सुबह में और शाम में, जनरली हम लोग 2 बार देते हैं। और हमारे पशु को अगर आप समय पर और ठीक से आहार दें तो उनमें जो ठंड लगने की भी संभावना कम होगी और दूध जो है वो आपका बरकरार भी रहेगा, दूध मेंटेन भी रहेगा। हमारे पशुपालक भाई खास करके अभी जो आप अपने पशुओं को रखे हुए हैं उसमें एक बीमारी खास करके ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा होने की संभावना होती है, वो है आप देखे हैं कि खुरहा चपका बीमारी का 2 बार वैक्सीनेशन होना ज़रूरी होता है। तो एक बार वही जाड़े के पहले अभी जो वैक्सीनेशन के लिए, उसके लिए अगर आप हम टीकाकरण करवा देते हैं तो कभी भी ये खुरहा चपका बीमारी नहीं होगी। तो उसका टीकाकरण ज़रूरी है कि आप अभी जाड़े के पहले उसको करवा दें। तो दिसंबर माह सबसे बढ़िया, नवंबर माह में अगर नहीं करवाए हैं तो आप दिसंबर में भी अगर नहीं करवा पाए हैं तो अभी आप जनवरी में उसको निश्चित रूप से टीकाकरण करवा दीजिए। नहीं तो एक बार खुरहा चपका होने पर आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा दूध पर असर पड़ता है और कभी कभी जानवर की मृत्यु भी हो जाती है। तो हमारे किसान भाई अगर इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका दूध उत्पादन जो है वो कम नहीं होगा। हमारे जो पशुपालक भाई जो खास करके खुले में रख रहे हैं, मतलब ऐसे जगहों पर रख रहे हैं जहाँ पर कि उनको ठंड लगने की ज़्यादा संभावना है, वहाँ उनको बचा के रखना है। उनको हमने बताया कि जो उसको ऊपर से कुछ प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत होती है। खास करके बच्चों को जो है वो बच्चों को निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो उसको हम मैंने खास करके जो बाछा बाछी जो है उसको बोरा का टाट जो है उसका कपड़ा बनाकर और उसको ढक दीजिए। वो ठंड सीधे जो है उससे बचाव होगा। और धूप में जितना रख सकें उतना उनको धूप में रखें और छाया में उसको बचा के रखें। धन्यवाद सर। कृषि दर्शन में आप इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों से साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों। तो जैसा कि हमने बातें की कि हमें इस ठंड के मौसम में अपना पशुधन का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही हमारे खेतों में जो फसल है उनका भी ध्यान रखना है। परवल की फसल की समसामयिक देखभाल कैसी हो, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे परवल फसल की सामयिक देखभाल के बारे में और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. सिंह। सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि परवल की सामयिक खेती, मतलब कि अभी खेतों में किसानों के लगा होगा या लगा रहे होंगे, तो अभी के समय में जब तापमान में इतना बदलाव आ रहा है तो अभी क्या करना चाहिए? सबसे देखिए, परवल एक गर्मा मौसम की फसल अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गर्मा मौसम में ही इसमें फल फूल ये सब आता है। एक ऐसी फसल है जिसमें कि सबसे पहले बताना मैं चाहूँ किसान भाइयों को, नर और मादा पौधे ही अलग अलग होते हैं और लतर द्वारा इसका प्रवर्धन या इसकी खेती की जाती है। एक बार किसान भाई अगर इसको लगा देते हैं, ऊपरवार ज़मीन है तो 3-4 साल तक लगातार वहाँ पे इसके रख सकते हैं। और इसके लगाने का समय तो सितंबर अक्टूबर का महीना ही होता है। और जो किसान भाई अभी पहली बार खेती कर रहे होंगे वो अभी
पौध से भी इसको लगा सकते हैं। हमारे अनुसंधान केंद्र प्लांडू रांची में हम लोग परवल का पौधा पहले जो लतर से लगता था, अभी प्लास्टिक की ट्यूब में बना रहे हैं। पौधे तैयार हैं, बहुत सारे किसान भाई ले भी गए हैं। और अभी चूँकि मौसम बदलने के कगार पे है, 15 जनवरी के बाद धीरे धीरे मौसम में गर्माहट बढ़ती है। अभी गर्म मौसम जैसे शुरू होगा तो इसके लिए एकदम अनुकूल समय है। 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच किसान भाई इसको खेत में लगा भी सकते हैं। जो किसान भाई लगाए होंगे वो निश्चित रूप से सितंबर अक्टूबर के महीने में फल लेने के बाद लतर को काट दिए होंगे। और अब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा होगा, जैसे ही धीरे धीरे इसमें तनाएं और पत्तियां ये सब निकलना शुरू हो जाएंगी। तो अभी एकदम सही समय है, निराई गुड़ाई और सिंचाई का भी है। तो जो पहले से खेती कर रहे हैं, 1 वर्ष हो गया होगा या 2 वर्ष हो गया होगा और उन्होंने प्रूनिंग भी कर दी होगी, उसमें लतर भी निकल रहे होंगे, तो जैसे सिंचाई और खाद की अभी बात की आपने, तो पोषक तत्व उसको मिले, ब्रांच अच्छे निकले, फल उसमें अच्छे आए, तो अभी क्या करना चाहिए वैसे पुराने किसानों को? अभी एकदम सही समय है कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों प्रमुख पोषक तत्व हैं। गोबर की सड़ी हुई खाद, जिसमें हम कंपोस्ट भी कहते हैं, और आजकल तो वर्मी कंपोस्ट, केचुआ की खाद भी प्रचुर मात्रा में किसान भाई खुद भी बना रहे हैं और बाज़ार में भी उपलब्ध है। तो हर पौधे के पास एक थाला 1 फीट 1.5 फीट के घेरे में थाला बना करके उसमें करीब 2 टोकरी या 10 से 15 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद, 20 किलोग्राम के आसपास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो करीब हम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो देते हैं, और 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास। तीनों खादों के NPK में भी 12-32-16 का एक मिक्सचर भी इफ़को का आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों होता है। तो इनको तीनों प्रमुख पोषक तत्व गोबर की खाद को अच्छे ढंग से थाले के पास मिला दें और उसके बाद हल्का पानी, सिंचाई जरूर दें जिससे कि वो पौधे को बढ़े। इसके बाद फरवरी के महीना आते आते इसमें अच्छे ढंग से शाखाएं और पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे मार्च के महीने में फूल भी निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर इसमें फल लगता है जो कि अप्रैल के महीने के आसपास हमारा प्रथम तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है। जी, तो क्या पॉलिनेशन में भी किसी तरह की सावधानी बरतनी चाहिए किसान भाइयों को, या उसमें कुछ और करना चाहिए? देखिए, फल एक लिंगी फूल होता है, इसलिए परागण तो आवश्यक ही है फल बनने के लिए। परागण के लिए नर पुष्प का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग शुरू में ये सुझाव देते हैं कि कम से कम 20%, अगर 10 पौधे हम मादा के लगा रहे हैं तो करीब 2 पौधे नर के भी लगाना आवश्यक है, जिससे कि पराग 10 पौधों को मिलता रहेगा और तभी जाके फल फूल इसमें बनता है। नहीं तो फिर मादा फूल थोड़े दिन के बाद सूख करके गिर जाता है। किसान भाइयों के कई बार सवाल आते हैं कि सर फल नहीं लग रहा है, सूख के गिर जा रहा है, दवा बताइए। लेकिन जब हम पूछते हैं कि नर पौधा आप लगाए तो नहीं सर, हमें पता नहीं था। इसलिए हम किसान भाई जो मेरी वार्ता को आज सुन रहे हैं, निश्चित रूप से 20% नर पौधों का रोपण जरूर करेंगे, जिससे कि उनको फल प्रबल का मिलता है। लेकिन जो ओपन फील्ड में कर रहे हैं सर, वहाँ पे सिंचाई में किस तरह की सावधानी है? क्योंकि जैसा अभी मैंने पहले कहा कि अभी मिट्टी में नमी बरकरार है, हाँ, बारिश तो हो भी रही कितने चरण है। सिंचाई करनी चाहिए और किस स्थिति में करनी चाहिए? देखिए, सिंचाई के आवश्यकता अनुसार हम लोग करते हैं। अभी जैसे परवल की फसल में हमको मार्च अप्रैल से लेके 15-20 जून तक, जब तक बारिश शुरू नहीं हो जाती है तभी तक सिंचाई की दिक्कत होती है, क्योंकि जो हमारा पहला फल आता है वो अप्रैल से जून के बीच मिलता है। इसके बाद बरसात के मौसम में जब बारिशें होती हैं, ऊपरवार ज़मीन होती है, तो काफ़ी बड़े पैमाने पे फूल निकलते हैं और उत्पादन, एक्चुअली जो वास्तविक उपज हम लोग वो जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक मिलती है। सबसे अधिक उत्पादन उसी में होता है। इसलिए ये व्यवस्था किसान भाई रखेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें अच्छा लाभ अपने परवल की खेती से मिलने जा रहा है। अच्छा सर, सब्जी की खेती में बहुत भारी समस्या जो रहती है किसान भाइयों के साथ में, रोग या कीट व्याधि का भी होता है, तो परवल को किस तरह से कीट या रोग प्रभावित कर सकते हैं और क्या किसान भाई सावधानी? परवल में कोई बहुत बड़ी बीमारी हम लोगों ने नहीं देखा है। एक कीट इसमें आता, फलवेधक कीट आता है, जो कि फूल के समय ही वो मक्खी, फल मक्खी भी बोलते हैं उसको, फल के अंदर रह जाता है, अंडे दे देती है मक्खी और फल बनने के बाद फल सड़ जाता है। तो उसके रोकथाम के लिए हम लोगों ने अभी एक बाज़ार में नोवेट करके एक वेट आ रहा है, जो कि उसको अगर हम टांग देते हैं तो जो हमारा नर कीट है उसमें गंध से फंस जाता है। जब नर कीट का नियंत्रण हो जाता है तो मादा उतने अंडे नहीं दे पाती, तो उसका फेरोमेन ट्रैप के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है।
फल मक्खी के लिए परवल के, तो उसको ला के किसान भाई प्रयोग करेंगे तो जो अनावश्यक छिड़काव करना पड़ता है कीटनाशक दवाओं का, वो नहीं करना पड़ेगा और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। फल की मक्खी एक इसका प्रमुख कीट है जो कि इस हमारे फेरोमोन ट्रैप से नियंत्रित हो जाती है। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने काफ़ी अच्छे ढंग से आपको बताया कि अगर आप परवल की खेती कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें समस्या नहीं आती है और आपके लिए काफ़ी उपयोगी खेती होगी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े और इस विषय पे इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो देखा किसान भाइयों आपने कि परवल की खेती अगर अच्छे से लेनी हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। वक्त हो गया है कि अब हम आपसे विदा लें, लेकिन इस अनुरोध के साथ कि आप अपनी बातें हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।